नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक खुलासा किया है और उन्होंने बयान दिया कि कुछ ग्रुप जो है असम के अंदर असम की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और उनकी साजिश है कि 2050 तक वो देश की सत्ता पर काबिज हो जाएं। और आपको बताएं, ये उन्होंने बोलते हुए कहा कि इस ग्रुप में विदेशी तार भी जुड़ा हुआ है और ज्यादातर लोग इसमें वो हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हुए हैं, रोहिंग्या हैं, और उनके साथ विदेशी ताकतें मिलकर ये सारा कुछ खेल करने में लगी हुई हैं। अभी हाल ही में असम के अंदर जो अवैध कब्जा सरकारी जमीनों पर था, इसको जब छुड़ाने के लिए वहां की पुलिस गई, उसके बाद जो हिंसा हुई उस पर वो पत्रकारों को जवाब दे रहे थे और उन्होंने ये बताया कि असम के अंदर जो दरांग जिले में सिपाझार में ये जो अतिक्रमण को हटाने के लिए हम गए थे, वहां आपको बताएं उन्होंने खुलासा किया कि पहले जब मैं सीएम नहीं था, वो उस समय कुछ जानकारियां मेरे पास अंदर की नहीं थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे पास इंटेलिजेंस इनपुट भी है और मेरे पास सारे आंकड़े हैं जो बड़े चौंकाने वाले हैं और बड़े भयंकर हैं कि किस तरह से विदेशों में बैठी हुई ताकतें, आतंकवादी संगठन इस हमारे देश की डेमोग्राफी को बदलकर इस देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं और इनडायरेक्ट रूप से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। ये उन्होंने बताया कि एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जो गारू खूटी गांव है वहां पर 10,000 ऐसे लोग हैं जिनमें से 10,000 जो जनसंख्या है उसमें से 6,000 लोगों का एनआरसी में नाम नहीं है। आपको ध्यान होगा कि असम में एनआरसी के लिए सबके सर्टिफिकेट और सबकी जांच हो चुकी है। उसमें उन्होंने बताया कि 10,000 में से 6,000 लोग ऐसे हैं जिनके एनआरसी में नाम नहीं है, यानी वो भारत के मूल निवासी नहीं है और उनको सरकार की तरफ से 6-6 बीघा जमीन भी मिल गई है और वो यहां के मूल निवासी प्रमाण पत्र भी लिए हुए बैठे हैं। अब आप समझिए खेल क्या है। खेल यही है कि मतलब आप समझिए, जब बीजेपी गवर्नमेंट पहली बार असम में अभी आई थी, उसके बाद से ये मांग उठी थी कि ये जो एनआरसी है इसमें कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और वो गड़बड़ियां कौन कर रहा है, किसने कराई, किसने ये सारे फॉर्म में इधर उधर करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए जो एनआरसी लागू केंद्र सरकार कर रही थी, इस योजना पर पानी फेर दिया जाए, इसके लिए कौन है जिसने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी उनके सारे सबूत इस तरह के बनाए। ये जो साजिश है इसका खुलासा अब हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है कि इनका असली खेल तो ये है कि ये इस तरह का ये घुसपैठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ धर्मांतरण करा रहे हैं और यहां इस तरह की इनकी साजिश है कि 2050 तक इस देश की सत्ता पर इनका बांग्लादेशियों का कब्जा हो जाए, रोहिंग्याओं का कब्जा हो जाए। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से एक तरफ घुसपैठ चल रही है, दूसरी तरफ धर्मांतरण चल रहा है और तीसरी तरफ हम देखेंगे कि कुछ मीडिया हाउसेस और ओवैसी जैसे नेता, कुछ राहुल गांधी जैसे नेता इनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और राहुल गांधी ने तो असम की सभा में यहां तक कह दिया था कि हमारी सरकार यदि आई तो हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। इस देश के ज्यादातर विपक्षी पार्टियां जितनी हैं, उन्होंने अपनी विधानसभाओं से बाकायदा प्रस्ताव पास करके वो केंद्र को भेज भी दिया है कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि कई राज्यों की सरकार जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वो ऐसे गिरोह के साथ मिली हुई हैं या उनके इशारे पर काम कर रही हैं। वरना जब रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजने के लिए एनआरसी लाई जा रही है, केंद्र उसको लागू कर चुका है, नियम बन चुका है, तब कोई राज्य उसके विरुद्ध कैसे खड़ा हो सकता है? कैसे वो खुलकर कह सकते हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे? हमने देखा कि दिल्ली की विधानसभा से पास हुआ, ये महाराष्ट्र से पास हुआ, ये पंजाब से पास हुआ, मतलब जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और जहां कांग्रेस के समर्थन की सरकार है, जहां ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार है या कम्युनिस्टों की सरकार है केरल में, ये सब जगह जहां जहां विरोधी दल बैठे हुए हैं वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विरोध में वो देश का विरोध करने लगे हैं। और आप देखिए ओवैसी जैसे नेता तो एक कदम आगे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर एक गिरोह पकड़ा गया,
उस गिरोह के तार पाकिस्तान से मिले हुए हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी, ये मौलाना कलीम सिद्दीकी जिससे करोड़ों रुपए एटीएस उत्तर प्रदेश ने बरामद किए। ये खुलासा हुआ कि ये पूरा गिरोह है और मूक बधिर को भी इन्होंने किस तरह से धर्मांतरण करके पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए भेज दिया। अब जब उस पर कार्रवाई हो रही है तो जांच हुई और उस जांच में पता लगा कि उत्तर प्रदेश में तो एक आईएएस अधिकारी ऐसा है जो अपने सरकारी आवास पर इस तरह की भाषणबाजी, इस तरह का धर्म प्रचार, तकरीर जिसे बोलते हैं, वो कराता था, लोगों को डराता था और लोगों को डराकर ये बताता था और लालच देता था कि मैं तुम्हें सरकारी सुविधा दूंगा, तुम्हें सरकारी मकान मिलेगा, तुम्हें जमीन मिलेगी, धर्म परिवर्तन कर लो। एक आईएएस अधिकारी, वो आईएएस अधिकारी जो कानपुर में पहुंचता, इत्तखारुद्दीन, ये इसके बारे में इत्तखारुद्दीन, वो वैसी कहते हैं कि इसको टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एक मुस्लिम है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अपराधी अपराध करे तो पुलिस या एटीएस या एनआईए पहले उसका धर्म देखेगी कि ये किस धर्म का है। तो इसका मतलब तो बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू तो पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस और एटीएस ये देखे कि ये तो हिंदू है भाई, योगी जी तो कट्टर हिंदू हैं, तो इसको तो पकड़ो ही मत, और मुसलमान है तो इसे पकड़ो। ऐसा है क्या? वैसी पेशे से एक वकील हैं, लेकिन उनकी भाषा ये गैर संवैधानिक भाषा है, गैर ये कानून का पालन करने वाली भाषा है। क्या उकबरुद्दीन अवैसी को देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? और अगर है, क्योंकि वो ना तो कह नहीं सकते, तब फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? क्या वो देश के लोगों को भड़काना चाहते हैं? सीए के मुद्दे को लेकर जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस समेत समूची विपक्ष ने कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश की, मोदी के विरुद्ध करने की कोशिश की, योगी जी के विरुद्ध करने की कोशिश की, यह एक षड्यंत्र का हिस्सा था। और निश्चित रूप से आज ओवैसी जैसे नेता उसी तरह की बयानबाजी करके धर्म के नाम पर कुछ लोगों को अपने पक्ष में करके वोट लेना चाहते हैं, और लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का चुनाव। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण हो और लोग सोचें कि ओवैसी जैसा तो कोई उनका हितैषी है नहीं, और इसलिए वो अपराधी के भी पक्ष में आ जाते हैं। वो लोगों को अपने भाषणों में खुला कहते हैं कि 70 साल हमारी वोट से सरकारें बनी, कांग्रेस को कहते हैं, और वो कहते हैं अब हम अपने लिए वोट करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, आप अपने लिए वोट लें, आपने एक पार्टी बनाई हुई है, अच्छी बात है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम। बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही। योगी जी का एक सख्त आदेश है एटीएस को कि जो भी अपराधी हो, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करो, चाहे वो कोई भी हो, तो कार्रवाई होती है। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि नहीं, योगी जी की पुलिस तो, ये तो एटीएस है, ये उस आईएएस अधिकारी को, ये इत्तखारुद्दीन जो है, इसको केवल मुस्लिम होने के कारण टारगेट कर रही है। मैं पूछ रहा हूं ओवैसी जी, अगर केवल धर्म देखकर उत्तर प्रदेश की एटीएस कार्रवाई कर रही है, तो वो जो फोटो हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं, वो जो वीडियो तकरीरों की आई हैं जिसमें सरकारी आवास का इस्तेमाल हुआ है, वो जो गवाह जिन्होंने कहा है कि हमको ये साहब ने कहा था तुम्हें सरकारी जमीन दे देंगे, मकान दे देंगे, सब झूठ बोल रहे हैं। वो योगी जी ने पढ़ाया है क्या उनको? वो जो सबूत मिले हैं वो योगी जी के पढ़ाए हुए हैं क्या? बेकार की बात करते हैं। इस देश में यही तो हुआ है कि जब भी कभी कोई कार्रवाई होने लगे अपराधियों पे, आतंकवादियों पे, तो ये खड़े हो जाते हैं, यहां तक कि आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि साहब एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। कोई कांग्रेसी नेता तो इतने बढ़ जाते हैं कि वो हिंदू को भी ये कह देते हैं हिंदू भी एक आतंकवादी है, उसको सिद्ध करने में लग जाते हैं। लेकिन ये सब जो चल रहा है, ये सोची समझी रणनीति के तहत षड्यंत्र हो रहा है पूरे देश में, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस देश में धर्मांतरण के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो सके, और बाकी धर्मों की जनसंख्याओं को यहां बढ़ाओ, उन्हें खुली छुट्टी दो, जिसमें कांग्रेस शासित राज्य, टीएमसी जैसे राज्य, टीएमसी शासित राज्य जैसे वो खुली छुट्टी इन लोगों को दे रहे हैं। उनके खिलाफ यहां कांग्रेस की और विरोधी दल जहां पर विपक्षी पार्टियां हैं, उन राज्यों में तो पुलिस इन धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती ही नहीं है। अगर करती होती तो असम से जो हेमंत बिस्व शर्मा को करना पड़ा कि सरकारी जमीन कब्जाई हुई, 450 बीघे से भी अधिक की जमीन, सरकारी जमीन
वहां के असम के लोगों के मूल अधिकारों का हनन है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जिनके पास भूमि नहीं है, गरीब हैं, उन लोगों को सरकारी जमीन दी जाए, कुछ उनका पेट भर सके। लेकिन यहां जो गरीब असम के जो मूल निवासी हैं, उनके हक की रोटी छीनकर ये बांग्लादेशी घुसपैठी अपना पेट भरने में लगे हैं। और इस देश के विपक्ष वाले लोग, कांग्रेस समेत टीएमसी जैसी पार्टियां उन रोहिंग्याओं के साथ खड़ी है, घुसपैठियों के साथ खड़ी है, ना कि अपने देश की जनता के साथ। ये बहुत शर्मनाक है। ये पूरे देश इस बात को देख रहा है और मैं इस मामले में हेमंत बिस्व शर्मा को सैल्यूट करना चाहता हूं और योगी जी को प्रणाम करना चाहता हूं कि कम से कम इस देश में कुछ दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और किसी की नहीं सुन रहे हैं। वोट बैंक की तरफ ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है देशभक्ति की तरफ, देश की सुरक्षा को लेकर। यह बहुत ही अच्छा हो रहा है और पूरे देश में इसको करने की जरूरत है। और जो भी इस देश में सीए का विरोध करे, वो समझ लेना चाहिए कि वो देश का गद्दार है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहता है। जैसा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि वो देश की डेमोग्राफी बदलकर इस देश में एक विशेष धर्म का राज, तालिबानी शासन कायम करना चाहता है। वंदे मातरम।